हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, अब आपका ना साइंस का एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और एक तरह से समरी में कुछ चैप्टर जो मैं आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूँ और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप इसमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए 50 चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ। आवर एनवायरमेंट है, तो अगर आपसे पूछेगा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं, तो आप बताओगे बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव निम्नीकरण, जो सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे फूड वेस्ट हो गया, पत्तियां हो गई, यूरिन हो गया, काउ डंग हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो डिकम्पोज नहीं होते, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो है ब्रोकन डाउन नहीं होते। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो जाते हैं उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं होते उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे डीडीटी हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा फूड चेन क्या है, भले ही मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा, मेरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। फूड चेन अगर आ जाए तो सिंपल बता देना, एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भोजन के लिए निर्भर होता है, फूड पर डिपेंड होता है। अ सीरीज वेयर वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। ठीक है। तो ये देखो, ये घास है, डियर जो है घास पे डिपेंड है, लायन जो है डियर पे डिपेंड है। तो ये एक जब लाइन होती है, खाली एक लाइन, उसे फूड चेन बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा लाइन आ जाए, फूड वेब, तो आप ये लिख देना, व्हेन 2 और मोर फूड चेन आर फाउंड इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। अगर एक या एक से ज्यादा फूड चैन पाई जा रही है इकोसिस्टम में, तो उसे हम फूड वेब बोलेंगे। अगर आपसे बोलेगा इकोसिस्टम किसे कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपसे इकोसिस्टम पूछेगा तो आप बता देना इकोसिस्टम का मतलब होता है जिसमें जो बायोटिक होते हैं और जो अबायोटिक होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। अगर इकोसिस्टम के वो कंपोनेंट पूछ ले, क्या पूछ ले, कंपोनेंट, मतलब इकोसिस्टम में 2 जने कौन से होते हैं, तो आप बता देना एक बायोटिक होता है, एक अबायोटिक होता है। जो बायोटिक होता है ना वो होता है जिंदा, जैसे प्लांट हो गए। ठीक है, इसे हिंदी में जैव कहते हैं। एक होता है अबायोटिक, अबायोटिक मतलब जो जिंदा नहीं होते, जैसे टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, तो अबायोटिक में आ जाएगा। अगर आपसे पूछेगा टाइप बताओ इकोसिस्टम की टाइप, अगर कॉम्पोनेंट पूछेगा तो बायोटिक अबायोटिक बताओगे, लेकिन अगर टाइप पूछेगा तो टाइप में आप क्या बताओगे कि एक नेचुरल होता है, जैसे जो प्रकृति ने, परमात्मा सच्चे भाषा प्रकृति मालिक ने बनाया, जैसे फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, वो क्या है, अपने बने हुए, ग्रासलैंड हो गए, इस तरीके से। और एक होता है ह्यूमन मेड, जैसे आपने अपने घर में एक्वारियम बना लिया, कोई गार्डन बना लिया, तो वो क्या कहलाएगा, मैन मेड। ठीक है। अगर आपसे ओजोन लेयर के बारे में पूछेंगे तो आप बता देना कि इसका सिंबल O3 होता है। ये यूवी रेस को जो है ना, यूवी रेस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है ना, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो यूवी रेस धरती पर आ जाएंगी, और धरती पर आ जाएंगी तो लोगों को कैंसर हो जाएगा, लोगों को स्किन डिसीज हो जाएगी। ठीक है, ये आप सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता चले जा रहा हूँ। और अगर आपसे पूछे कि ये ओजोन लेयर बनी कैसे है, तो आप बताओगे O में जब O2 में जब O जुड़ जाता है तो वो ओजोन लेयर बन जाती है। और इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, डॉप्सन होती है। क्या होती है, डॉप्सन होती है। फिर आपसे पूछ ले अगर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। देखो, जब एक, जैसे ये है, इसमें हमने केमिकल डाले तो ये इसकी बॉडी में जाएंगे, फिर ये इसकी बॉडी में जाएंगे। तो जब केमिकल सब्सटेंस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाकर इंक्रीज होते रहते हैं ना, तो वो ये जमा होते रहते हैं, उसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यानी कि द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अगर आपको पूरा लैंग्वेज में याद है तो अपनी लैंग्वेज बोल देना कि जब केमिकल्स जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाकर बढ़ते चले जाते हैं, तो उसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। एक बात और बताता हूँ, अगर आप साइंस में डेफिनेशन नहीं दे पा रहे और अगर आपको उसकी पिक्चर पता है तो अभी आप उसको बना के
बताने की कोशिश करना, टीचर समझ जाएगा कि इसको ये बताना क्या चाहता है। तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। जैसे यहाँ बताया गया ग्रास डियर प्लांट, डियर ने ग्रास खाई, इसमें 10 ppm था, फिर इसके अंदर गया, फिर ये आगे गया तो देखो 200, फिर 5000 होगा, तो बढ़ती ही चली जा रही है मात्रा। ठीक है, तो ये क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, और इस चैप्टर में से एक आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, तो थोड़ा सा वो भी बता रहे, तो ध्यान सुनो आप। देखिए, अगर हम बात करें, ये नई बुक में सपोर्ट मटेरियल आपके पास होगा, प्राइवेट स्कूल कोई बच्चा देख सकता है वीडियो को। ठीक है, तो मैं सभी के लिए ये बना रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या था। तो देखो, CFC के प्रोडक्शन को लिमिट करने की बात की गई थी 1986 के लेवल पर। इसी एग्रीमेंट को हम बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये सभी कंट्री के द्वारा बोला गया कि इसे अडोप्ट करना। ये 1987 में UNEP प्रोग्राम आया था, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अगर इसकी फुल फॉर्म आ जाए, CFC की फुल फॉर्म आ जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगर ये पूछे कि CFC कहाँ से निकलता है, तो फ्रिज से, AC से, आग बुझाने वाले से, फायर एक्सटिंग्विशर से, एरोसोल स्प्रे से। ठीक है, ये अगर पूछ ले कि CFC गैस कहाँ से निकलती है, क्योंकि ओजोन लेयर को जो नुकसान पहुंचाती है ना, वो कौन सी पहुंचाती है, CFC गैसेस पहुंचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये O2 में और उड़ जाता है तो ओजोन लेयर बन जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब फूड वेब, अगर आप डेफिनेशन नहीं दे पा रहे तो ऐसे छोटा सा एक चित्र बना के आ जाना, आप बता देना। ये ट्रॉपिकल लेवल होते हैं, तो ट्रॉपिकल लेवल में आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोड्यूसर होता है, इसमें प्लांट्स आते हैं। कौन आते हैं, प्लांट्स। फिर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, तो इन प्राइमरी कंज्यूमर को इन प्रोड्यूसर की जरूरत पड़ती है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, फिर टर्शरी कंज्यूमर होते हैं। तो इसमें कौन आते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, इनमें कौन आते हैं, मांसाहारी। इनमें कौन होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, जो सबको खा जाते हैं। तो ये आपको ना हमेशा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 10% का नियम भी आ रहा था, 10% का रूल होता है ना। अगर इसमें 1000 किलो जूल है, तो इसमें कितनी जाएगी, 100, इसमें 10, इसमें 1, हमेशा 1 जीरो कम कर देना, हमेशा 1 जीरो। अगर ये वाला दे देगा, सुनो मेरी बात, अगर उसने ये वाला दे दिया तो, और बोला प्रोड्यूसर तक निकालो, तो 1 जीरो बढ़ा देना। और सूरज से कितनी एनर्जी मिलती है, 1%। सूरज से पौधे को मिलती है 1%। बाकी जितने भी जीवों में एनर्जी जाएगी ना, वो कितनी जाएगी, 10% जाएगी। 90% जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। एवरेज है 10%, 100% कोई नहीं कह रहा कि 10% ही होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं, हार्बिवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस और पैरासाइट। ये भी आ रहा है ना, पैरासाइट जो किसी की बॉडी में घुसकर उसे खाते हैं। जैसे आपके सिर में जू पड़ गई या कसकटा हो गया, लाइस है, तो ये पैरासाइट्स कहलाते हैं। अमरबिल होती है ना, अमरबिल वो। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, डिकम्पोजर किसे कहते हैं। बच्चे जो एनवायरमेंट को साफ करते हैं ना, जो मरे हुए पौधों को, जानवरों को डिकम्पोज कर जाते हैं, खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, और उन्हें प्रकृति में मिला देते हैं, रिप्लेनिशमेंट का काम करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, डिकम्पोजर। तो बायोटिक, मैंने आपको बताया था ना बायोटिक किसे कहते हैं। तो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए। अबायोटिक में एयर, वाटर, लैंड, लाइट, ये सब हो गए। ठीक है, नेचुरल में आपको क्या बताया था मैंने, फॉरेस्ट, लेक, ओशन। आर्टिफिशियल में मैंने आपको क्या बताया, ये एक्वेरियम हो गया, क्रॉप फील्ड हो गया, आप गार्डन लिख दो, कोई बात नहीं। तो ये जो है ना, ये अगर टेबल में आ जाए ऐसे बनाने को, तो ये होता है हार्बिवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस और प्रोड्यूसर। ठीक है, समझ में आ गई। फूड वेब बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया। एनवायरमेंट प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, आप बना के लिख देना कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और रेन, एसिड रेन हो रही है, इस तरीके से। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी बता दिया मैंने आपको। बायोडिग्रेडेबल कौन होते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको पुराने नोट्स में दिखाया था, तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपसे आ जाए 3R के बारे में, तो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ठीक है, तो आप बता देना। ठीक है, सीवर ट्रीटमेंट सिस्टम मतलब कोई भी, जैसे पानी गंदा है उसको
नदी में बहाने से पहले साफ करना, उसे सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम कहते हैं, STP कहते हैं। ठीक है, STP। ठीक है, ओके। और फ्रिज में कौन सी गैस होती है जो नुकसान पहुंचाती है ओजोन लेयर को? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। और जो हरे पौधे होते हैं वो कितनी एनर्जी सूरज से ले पाते हैं? 1% ले पाते हैं। ठीक है, और जो फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है इकोसिस्टम, वो क्या होता है, और जो एनर्जी जो होती है वो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको सारा पता होना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला है कि अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वो 10 जूल थी, तो कितनी एनर्जी होगी प्राइमरी कंज्यूमर के पास? प्राइमरी कंज्यूमर के पास पूछ रहा है, और टर्शरी के पास 10 है। तो देखो यहाँ पर आ जाओ, टर्शरी के पास 10 है तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगी, 100। फिर प्राइमरी के पास कितने आ जाएगी? 1000। तो 1000 इसका आंसर आ जाएगा, 1000 जूल। ठीक है, इस प्रकार बाकी आपके क्वेश्चन जितने भी हैं, आर्टिफिशियल पूछ रहा है तो कौन सा हुआ? जो इंसान ने बनाया, तो तालाब इंसान ने बनाया तो पौंड हो गया। ठीक है, बाकी देखो इसमें आंसर जो है सारे नीचे दे रखे हैं, आप यहाँ पर इसको पढ़कर अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे MCQ है। MCQ सपोर्ट मटेरियल के बिल्कुल मत छोड़ना अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और इस चैप्टर में से ना पैसेज आ जाती है और फिर बच्चे को आंसर ढूंढ के इसमें बताने पड़ते हैं, ईजी होता है। अब ये 4 या 5 नंबर का जो चैप्टर है ये बहुत ईजी है, आप बिल्कुल भी इसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अब अगला कोई चैप्टर होगा उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।